हेलो एवरीवन, वेलकम टू दीप्रो क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं इंडियन इकोनॉमी ऑन द एव ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी जो हमारी इंडिया है उसकी इकोनॉमी कैसी थी बिफोर द इंडिपेंडेंस, यानी कि जब हम इंडिपेंडेंट हो रहे थे तो उस टाइम पे हमारी इंडियन इकोनॉमी कैसी थी। तो हमारी इंडियन इकोनॉमी में एक रूल चलता था जिसका नाम था कॉलोनियल रूल, जिसमें क्या होता है, एक कंट्री दूसरी कंट्री पे राज करती है या फिर उस पर अपना हक जमाती है पूरी तरीके से, यानी कि ट्रेड वगैरह पे पॉलिसी वगैरह जो होती है वो दूसरी कंट्री हमारी कंट्री के लिए फॉर्म करती है। तो हम इसको क्या कहते हैं, कॉलोनियल रूल। It refers to a system under which one country being the ruler and another country being the कॉलोनी, यानी कि एक कंट्री जो है वो कॉलोनी बनती है और एक कंट्री रूलर मतलब जो शासन चलाती है अपना, ठीक है, वही उसके लिए पॉलिसी वगैरह डिटरमाइन करती है पूरी। फिर आता है हमारा स्टैग्नेंट इकोनॉमी। स्टैग्नेंट इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, ऐसी इकोनॉमी जिसकी ग्रोथ रेट जो है वो रुक चुकी हो, उसको हम क्या कहते हैं, स्टैग्नेंट इकोनॉमी। इसका मतलब होता है इट रेफर टू द इकोनॉमी विच स्टक और वेरी स्लो एट इट्स पाथ ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि वो अपनी डेवलपमेंट के फेस पे रुक चुकी हो, ठीक है, तो उसको हम स्टैग्नेंट इकोनॉमी कहते हैं। फिर हमें पढ़ना है कि बिफोर कॉलोनियल इकोनॉमी, यानी कि जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था उससे पहले की, यानी कि कॉलोनियल रूल से पहले जो इंडिया पे शासन नहीं करते थे लोग, उससे पहले हमारी इकोनॉमी जो है वो कैसी थी। तो जो हमारा मेन सोर्स ऑफ इनकम था वो एग्रीकल्चर था, यानी कि मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इज़ इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर। अराउंड 85% जो पॉपुलेशन थी वो किस में इंगेज थी, एग्रीकल्चर सेक्टर में इंगेज थी हमारी, और वही हमारी इनकम का मेन सोर्स माना जाता था, क्योंकि लोग उस टाइम पे ज़्यादा काम नहीं करते थे, सिर्फ एग्रीकल्चर करते थे, अपने लिए बनाते थे और खाते थे बस। वही क्रॉप उगाई जाती थी जिसको हम सेल्फ कंजप्शन के लिए यूज़ कर सकें और विलेज में एक्सचेंज के लिए यूज़ कर सकें, यानी कि आर्टिस्ट वगैरह से एक चीज़ लेकर दूसरी चीज़ देने के लिए हम एग्रीकल्चर करते थे। फेमस फॉर हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, यानी कि जो इंडिया है वो अपनी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री यानी कि हाथ से बनाई हुई चीज़ों के लिए फेमस था। फिर आता है इंजॉय एक्सटेंसिव ट्रेड इन एशिया एंड यूरोप, यानी कि जब कॉलोनियल रूल नहीं आया था उससे पहले जो इंडिया है वो एशिया और यूरोप के साथ अपना ट्रेड जो है वो इंजॉय कर रहा था, यानी कि ट्रेड उनका बहुत अच्छा था। इंडिपेंडेंट सेल्फ रिलायंट प्रोस्पेरस इकोनॉमी, यानी कि जो बेशक इंडिया कम कमाता था बट वो खुद पे डिपेंडेंट था बिफोर कॉलोनियल रूल। जब ब्रिटिशर्स आ गए थे इंडिया पे राज करने के बाद तो वो थोड़ी कमज़ोर हो गई थी इंडिया की इकोनॉमी, तो उससे पहले वो सेल्फ रिलायंट थी, यानी कि सेल्फ कंजप्शन चलता था वहाँ पर। फिर एग्रीकल्चर में एक मेन प्रॉब्लम मानी जाती थी जो कि होती थी लैंड टेन्योर सिस्टम। इस सिस्टम के अंदर क्या होता था कि ओनरशिप जो राइट है वो होता तो फार्मर्स का था बट वो किसी और को ट्रांसफ़र कर दिया जाता था, जिसे हम ज़मींदार कहते थे। तो अंडर दिस सिस्टम ओनरशिप राइट ऑफ द फार्मर या लैंड वॉज ट्रांसफर टू द फार्मर से लेके हमने ज़मींदार को वो ट्रांसफ़र कर दिए, और नॉमिनल हेड कौन होते थे, ज़मीन के ज़मींदार कहलाते थे, और वही सारा रिवेन्यू कलेक्ट करते थे फार्मर से। फिर आता है कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, यानी कि पहले तो इंडिया जो है ब्रिटिशर्स जब नहीं आए थे उससे पहले तो सेल्फ कंजप्शन करती थी, बट जब ब्रिटिशर्स आ गए थे उसके बाद इंडिया जो है वो कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर की तरफ चली गई थी, क्योंकि उन्होंने ब्रिटिशर्स जो आए थे उन्होंने इंडिया को एक तरीके से रॉ मटेरियल का हब बना दिया था, यानी कि जो फिनिश्ड प्रोडक्ट था ना वो ब्रिटिशर्स उनसे बना के देते थे, और जो रॉ मटेरियल यानी कि कच्चा माल जो है वो सस्ते में ख़रीद के अपनी कंट्री में ले जाते थे। तो कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हो गया था, जिसमें प्रोडक्शन ऑफ कैश क्रॉप, यानी कि ऐसी क्रॉप भी लोग उगाने लग गए जिससे उन्हें कैश मिलता था, जैसे कि कॉटन, इंडिगो एक्सेट्रा, ताकि वो रॉ मटेरियल के लिए ले जाए और फिनिश्ड गुड वहाँ से बना के लेके आ सकें। फिर फार्मर्स वर गिवन हायर प्राइजेस फॉर कैश क्रॉप, और फार्मर्स को ज़्यादा प्राइस देने लगे, यानी कि अगर कोई फार्मर गेहूँ वगैरह उगाते तो उनको थोड़ा कम प्राइस दिया जाता था, और जो फार्मर्स इंडिगो, कॉटन इस टाइप की गुड्स को प्रोड्यूस करता था उसको ज़्यादा पैसे दिए जाते थे। ब्रिटिशर यूज़ एज ए रॉ मटेरियल, उसको रॉ मटेरियल की तरह यूज़ करने लग गए थे। इतना कुछ होने के बाद भी इंडिया का इतना पॉपुलेशन जो है वो इंगेज था एग्रीकल्चर में, उसके बाद भी वहाँ पर प्रोडक्टिविटी जो थी वो बहुत ही कम थी। इसका कारण क्या था, सबसे पहला कारण और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कारण जो कि आज भी है इंडिया में, लैक ऑफ इरीगेशन फैसिलिटी, यानी कि फैसिलिटी इरीगेशन की नहीं है इंडिया में, बहुत ही कम फैसिलिटी है इरीगेशन की, बिकॉज वाटर सप्लाई इतनी नहीं है इंडिया में, तो इसलिए लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी, लैक ऑफ टेक्नोलॉजी। इंडिया में स्मॉल फार्मर्स इतने सारे हैं, उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो अच्छी टेक्नोलॉजी को परचेज़ कर सके, जैसे कि ट्रैक्टर वगैरह हो गया, हार्वेस्टिंग के लिए मशीन वगैरह खरीद नहीं सकते, तो इसलिए जो टेक्नोलॉजी की कमी है ना वो आज भी है इंडिया में। नेग्लिजेंस यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र, यानी कि फर्टिलाइज़र्स का यूज़ जो है वो ज़्यादा फार्मर्स नहीं कर पाते हैं, क्योंकि फर्टिलाइज़र महंगे आते हैं, इसलिए जो फार्मर्स होते हैं वो नॉर्मल चीज़ें यूज़ करते हैं, जैसे कि काउ डंग वगैरह यूज़ करते हैं। हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी,
आज भी फार्मर्स जो है वो क्लाइमेट पे डिपेंड करते हैं, रेनफॉल पे डिपेंड करते हैं। अगर अच्छी बारिश होगी तो फार्मिंग अच्छी होगी, नहीं तो नहीं होगी। तो इसलिए अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है कि अगर अच्छा हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो बेकार है। तो इसलिए यही सारी रीज़न्स है जिससे हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा लो है इंडिया की। ये बात तो हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर की हो गई। अब हम बात करते हैं हमारी इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसा था, यानी कि जो इंडिया है उसकी इंडस्ट्री कैसी थी। तो सबसे पहले जो प्रॉब्लम आती है डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, यानी कि बहुत कम ही हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी। तो इंडिया पूरी तरीके से हैंडीक्राफ्ट के लिए फेमस था, फिर भी वहाँ पर जो इंडस्ट्री थी ना हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड वो बहुत ही कम थी। फोर्स्ड द पीपल टू इंडल्ज इन एग्रीकल्चर टू फोल्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी कि लोगों को फोर्स किया जाता था कि वो एग्रीकल्चर में इंगेज रहे बजाय कि इंडस्ट्री में। बट अगर इंडस्ट्री में इंडिया की पॉपुलेशन इंगेज हो जाती तो इंडिया की सिचुएशन कुछ और होती, क्योंकि इंडस्ट्री जो होती है वो ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है, इसलिए वहाँ पर लोग ज़्यादा लग पाते हैं। पर इंडिया ने हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री कम खोली, जिसके कारण अभी भी इंडस्ट्री सेक्टर जो है वो डेवलप नहीं है इतना। फिर हमारा क्या आता है कन्वर्ट इंडिया इनटू द सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल। जो ब्रिटिशर्स आए थे उन्होंने क्या किया कि इंडिया को रॉ मटेरियल का सप्लायर बना दिया कि भाई तुम तो सिर्फ रॉ मटेरियल ही भेजोगे और फिनिश्ड गुड्स तो हम ही बना के भेजेंगे। इससे इंडिया का जो होता है थोड़ा लॉस होता है, क्योंकि रॉ मटेरियल वो सस्ते दामों में बेच देते हैं, पर जो वो सामान बना हुआ ख़रीदते हैं तो वो बहुत ही महंगा होता है। तो डेवलप इंडिया एज अ मार्केट फॉर ब्रिटेन, यानी कि इंडिया को एक तरीके से मार्केट बना दिया ब्रिटेन के लिए। सेकंड इसमें आता है डिस्क्रिमिनेटेड ट्रेड पॉलिसी, यानी कि हर किसी के लिए अलग अलग ट्रेड पॉलिसी बनाना। इसमें क्या होता है अनरेस्ट्रिक्टेड एंट्री होती थी ब्रिटिशर्स गुड्स की, यानी कि ब्रिटिश से हमें जो कोई गुड्स मंगाना होता था उसमें बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन होती थी। टैरिफ फ्री एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल टू ब्रिटेन, हमें तो पैसे लेकर बल्कि इंपोर्ट के लिए टैरिफ लगा दिया, बट एक्सपोर्ट के लिए कोई टैरिफ नहीं लगा, जिससे ब्रिटिशर्स जो है वो इसका फ़ायदा उठाते थे। वो सामान जब मंगाते थे जब टैरिफ तो लगता नहीं था, पर जब हमें कोई सामान खरीदना होता था, इंडिया के लोगों को कोई सामान खरीदा होता था, उस पर बहुत ज़्यादा अमाउंट पर टैरिफ लगता था। फिर थर्ड प्रॉब्लम है हैवी ड्यूटी ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट, यानी कि बहुत ज़्यादा पैसे लगते थे हैंडीक्राफ्ट सामान खरीदने के लिए। फिर थर्ड हमारा है कंपटीशन फ्रॉम मशीन मेड प्रोडक्ट, यानी कि उस टाइम पे ब्रिटिशर्स जो है वो मशीन मेड प्रोडक्ट भी बनाते थे और इंडिया का क्या होता था हैंडीक्राफ्ट का सामान होता था। हैंडीक्राफ्ट के सामान को बनने में टाइम लगता था बिकॉज वो इंसान बनाते थे, वो मशीन मेड नहीं होते थे, तो उसमें टाइम टेकिंग प्रोसेस होता था, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था एक प्रोडक्ट को बनने में। तो उसका कंपटीशन किससे होने लगा था, मशीन मेड प्रोडक्ट जो नहीं कि 2 मिनट में बन जाते थे। तो इन इंडिया देयर इज़ नो मशीन फॉर मेकिंग प्रोडक्ट, सो कॉम्पिटिशन इज़ विदाउट, मतलब कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन हमारा बढ़ने लग गया था। तो ये हमारा कंपटीशन कर रहा था। खुद बताओ हाथ से बनाई चीज़ें में बहुत टाइम लगता है, बट अगर हम किसी चीज़ को मशीन में बनाते हैं तो वो बहुत जल्दी बन जाती है। फिर अगला हमारा लैक ऑफ कैपिटल गुड इंडस्ट्री, यानी कि हमारे पास कैपिटल गुड यानी कि भारी जिसमें बहुत मोटा पैसा लगता है ना, वो वाली इंडस्ट्री बहुत ही ज़्यादा कम है। इन इंडिया MNC इज़ नॉट अवेलेबल, सो वी प्रोड्यूस ओनली रॉ मटेरियल नॉट द फाइनल गुड्स और कैपिटल गुड्स, यानी कि इंडिया में इतनी मशीनरी वगैरह नहीं है, इसीलिए हम क्या करते हैं सिर्फ रॉ मटेरियल बना पाते हैं पर फिनिश्ड गुड नहीं बन पाता इंडिया में। चेंज इन पैटर्न ऑफ डिमांड, हैंडीक्राफ्ट सामान बनाते हैं, अगर उसको बनाने में 1 साल लग जाता है, इतने में तो फैशन ही चेंज हो जाता है, पैटर्न ही चेंज हो जाता है, कंज्यूमर जो है वो कुछ और मांगने लग जाता है, इतने में हैंडीक्राफ्ट सामान बन के आता है। गुड्स प्रोडक्शन टेक मच टाइम, क्योंकि हैंडीक्राफ्ट में टाइम लगेगा, सो इन दैट पीरियड ऑफ टाइम पैटर्न ऑफ डिमांड इज चेंज, यानी कि जो डिमांड है वही चेंज हो जाती है। नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ रेलवे, रेलवे भी इस टाइम पे ब्रिटिशर्स ने जो है वो इंट्रोड्यूस किया था, किसके लिए, इंडियन के लिए, उसके और नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा था हमारे एग्रीकल्चर पे, यानी कि पूरे फील्ड में। इंडियन प्रोडक्ट आर नॉट यूज रेलवे फॉर डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि इंडिया का जो प्रोडक्ट है उसका हम यूज़ नहीं करते थे डिलीवरी के लिए रेलवे का, ठीक है। मतलब कि ब्रिटिशर सिर्फ अपने लिए ही रेलवे बना रहे थे, उनको अपना प्रोडक्ट लेना या देना हो तो वो रेलवे का यूज़ करते थे, बट इंडिया के लिए रेलवे का यूज़ नहीं होता था। ये तो हमारी इंडस्ट्री की सिचुएशन हो गई। अब देखते हैं फॉरेन ट्रेड, यानी कि हमारा विदेशियों से व्यापार कैसा था। फॉरेन ट्रेड क्या होता है, इंडिया जो है वो वेल नोन है टू इम्पोर्ट्स ऑफ फिनिश्ड गुड, यानी कि अगर कोई सामान खरीदना होता है ना तो वो फिनिश्ड गुड खरीदने के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, और सप्लाई करने के लिए किसका, रॉ मटेरियल के लिए। तो लाइक सिल्क, हैंडीक्राफ्ट, एम्ब्रॉयडरी वर्कर, यानी कि हाथ से बनी हुई चीज़ें ज़्यादातर वो बेचता है और बदले में रॉ मटेरियल भी बेचता है और ख़रीदता क्या है, फिनिश्ड गुड्स।
ठीक है। बट द डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी ऑफ ब्रिटिशर बॉट टू इट एंड, यानी कि जो ब्रिटिशर ने डिस्क्रिमिनेटरी ट्रेड पॉलिसी लगाई थी, यानी कि खुद के लिए तो टैरिफ लगा दिया, बट इंडिया वाले जब अपना सामान बेचते थे तो उसके लिए कोई टैरिफ नहीं था। इसके कारण जो इंडिया का फॉरेन ट्रेड है वो भी ख़राब हो गया, क्योंकि उनकी ट्रेड पॉलिसी है वो डिफरेंट थी, अपने लिए अच्छी थी और दूसरों के लिए बेकार थी, तो इसीलिए फॉरेन ट्रेड भी बहुत बेकार था। एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट, इसलिए जो इंडिया है वो एक्सपोर्टर हो गया था प्राइमरी प्रोडक्ट का और इम्पोर्टर हो गया था फिनिश्ड गुड्स का। मोनोपोली कंट्रोल ऑन ट्रेड, यानी कि पूरे ट्रेड जो होता था उस पर मोनोपोली हो गया था, यानी कि एक इंसान का हक बन गया था, वो था ब्रिटिशर्स। मेजॉरिटी ऑफ ट्रेड इज़ रेस्ट्रिक्टेड टू ब्रिटेन, यानी कि बहुत सारे ट्रेड जो है वो ब्रिटिशर्स ने रेस्ट्रिक्ट कर दिए थे कि वो सिर्फ हम ही करेंगे। ओपनिंग ऑफ सीवेज कैनाल 1869 में सीवेज कैनाल का ओपन हुआ था, यानी कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने के लिए जो बहुत ज़्यादा खर्चा आता था, इसलिए एक सीवेज कैनाल यानी कि एक कैनाल बनाया गया था, जिससे जो रास्ता है वो थोड़ा कम छोटा हो जाए और इंसान जल्दी से दूसरी जगह पे सामान डिलीवर कर सके। फ्री एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट बिटवीन इंडिया एंड चाइना, फ्री एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट कर देता है चाइना और इंडिया के बीच में। इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, यूज़ ऑफ ट्रेड सरप्लस नॉन डेवलपिंग एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन यानी कि एक तरीके से पूरी तरीके से जो इंडिया की इकोनॉमी है उसको गिरा देना, तो एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा हुआ था। तो ये सिचुएशन हमारी फॉरेन ट्रेड की है। तो तीनों सेक्टर का हमने देख लिया, एग्रीकल्चर का, फॉरेन ट्रेड का और इंडस्ट्री का। ये तो हमारी सिचुएशन थी तीनों सेक्टर की। अब देखते हैं डेमोग्राफिक कंडीशन, यानी कि जो कितने लोग जन्म लेते थे, कितने लोग मर जाते थे, ये सारी चीज़ें डेमोग्राफिक फिगर्स। ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।